नमस्कार दोस्तों, जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया, आपकी बात जनता तक। सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान साहब मेरे सामने बैठे हैं, आइए बात करता हूं। अच्छा, पूछना चाहूँगा सर, आप राजनीति में आए तो कब से प्रारंभ रहा, कैसे, क्या मन में आई कि आप राजनीति करें? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ के क्षेत्र विधायक थे चौधरी मतीन अहमद, बहुत अच्छा नाम था पहले से, तो आपको क्या लगा कि राजनीति में आना चाहिए? क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे क्षेत्र के लिए आप? नहीं, राजनीति में तो मैं अभी तक आया नहीं। सही बात तो ये है कि राजनीति मुझे मालूम ही नहीं है होती क्या है। एक सेवा भावना शुरू से थी मन में, और लगता था जब मैं यहाँ देखता था यहाँ के कामों को, जिस प्रकार के काम यहाँ होते थे, लोग परेशान रहते थे, तो उन्हें लगता था कि ऊपर वाले ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं इन सब चीज़ों को दुरुस्त करूँगा। बस उसी को लेके एक लगन सी हुई। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव 2007 में कॉरपोरेशन का लड़ा। उतनी मेहनत जितनी मुझे करनी चाहिए थी नहीं कर पाया, और 700 वोटों से मैं वो चुनाव हार गया। उसके बाद 2012 में फिर से चुनाव आया कॉरपोरेशन का, सीट महिला हो गई। मैंने अपनी वाइफ को उस चुनाव में लड़ाया, तो ऊपर वाले का करम रहा, लोगों का प्यार रहा कि वो चुनाव हम लगभग 6000 वोटों से जीते। जी, पहले एक निगम की सीट थी जो यहाँ से निकल कर आई थी, निर्दलीय। जी, उसके बाद हम जो मन में चाहत थी, इच्छा थी कि यहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते थे, नालियाँ गंदी रहती थीं, उन सब को बस उसी काम में लग गए और उनको दुरुस्त करना शुरू किया। बहुत सारी जगहों पे जो जो खामियां हमें नज़र आती थीं, स्कूल था एक हमारा, गड्ढे वाला स्कूल लोग उसे कहते थे, वहाँ एक कीचड़ रहती थी, एक अजीब माहौल, 250-300 बच्चे जो आउटर थे वो स्कूल में उधम करा करते थे, वहाँ कूड़े का बहुत अंबार लगा रहता था, उसकी सफाई कराई। और वो गड्ढे वाला स्कूल जहाँ पर टीचर्स का ट्रांसफ़र इसलिए किया जाता था जब किसी टीचर को सज़ा देनी होती थी, और आज वही स्कूल है कि पूरे जमुना पार में कोई ट्रांसफ़र अगर लेना चाहता है अपनी इच्छा से तो वो ये उम्मीद करता है कि मुझे चौहान बांगर के स्कूल में भेज दिया जाए। तो इसका मतलब है आपने स्कूल की जो व्यवस्था थी, दुर्व्यवस्था थी, उसको दुरुस्त किया। आप एक बार देखेंगे जा कर के, मैं चाहूँगा कि आप एक बार जाएं और उस स्कूल का एक बार नज़ारा देखें, और आपको खुद महसूस होगा कि ये, और वहाँ के टीचर्स से भी पूछें कि यहाँ अब से 10 साल पहले इसकी हालत क्या थी। नहीं, जैसे कि यहाँ पे इतने सालों से कांग्रेस के ही जनप्रतिनिधि, चाहे वो निगम पार्षद हो गए, चाहे वो विधायक हो गए, लगातार जीतते आ रहे हैं। अगर दुर्दशा होती तो लोग क्यों उनको वोट देते, ये बताइए आप। सर, दुर्दशा अगर नहीं होती तो लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने भारी बहुमत से क्यों जिताते? सोचने वाली बात है। तो भारी बहुमत से जिताया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताया, जबकि यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट खुद वही लड़ रही थी जो यहाँ डिप्टी मेयर रह चुकी हैं, यहाँ बसपा के कैंडिडेट लड़ रहे थे, यहाँ अदर पार्टियों के कैंडिडेट भी लड़ रहे थे, भाजपा के भी लड़ रहे थे, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताने का मकसद पब्लिक का क्या था? उन्हें एक उम्मीद थी कि ये अगर जीते तो काम होगा। कहने का मतलब है आपने जो पहले काम किए उसके आधार पर आपको वोट जनता ने दी। इस पर ही जनता ने इसीलिए वोट दी ना। बिल्कुल। तो अब उसके बाद मैंने देखा कि आप निगम की सीट छोड़कर विधानसभा में आ गए। नहीं, वो मेरी पार्टी का फैसला था। पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया, और जब पार्टी का फैसला था तो मेरे सर माथे पर था, मैं चुनाव मैदान में आया। सर रोकना चाहूँगा, आपकी पार्टी ने हाजी इशराक खान, जिनको टिकट दिया था, वो विधायक भी रहे यहाँ से 5 साल, और लोगों ने कहा बहुत सीधे हैं, काम करते हैं, तो उनका टिकट फिर कैसे? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, हाजी इशराक खान एक शरीफ आदमी और सीधे आदमी थे, लेकिन ये पार्टी का अपना फैसला होता है कि कब किसको, हो सकता है इस बार मुझे टिकट दिया अगली बार ना दे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार किसी को एमएलए बना दिया तो हर बार उसी को बनाएगी पार्टी। और इस बार निगम में जो उपचुनाव हुए 5 सीटों पर दिल्ली में, उसमें पूर्व विधायक हाजी इशराक खान को आम आदमी पार्टी ओर से टिकट दिया गया। जी बिल्कुल, लेकिन जब मुझे टिकट दिया पार्टी ने तो उस बार एक अजीब व गरीब माहौल इलाके में बना, और इतनी वोटें इस इलाके वालों ने मुझे दी कि आज तक किसी को नहीं मिली। और दिल्ली का सबसे पहला चुनाव मैं जीता, 11:20 पे मेरा अनाउंस हो गया था, और 40,000 वोटों से लगभग मैं वो चुनाव जीत चुका। जी हाँ सर, बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हो आप, विवादों में बहुत घिरे रहते हो, क्या कारण है? नहीं, कंट्रोवर्सी में मैं कभी नहीं रहता, लेकिन यहाँ के जो
पहले एमएलए थे और जो पहले नेता यहाँ रहे हैं उन्हें यही चीज़ें पसंद हैं। मुझे तो कोई मतलब नहीं होता कभी वो किसी औरत से बुला करके इलेक्शन में झूठा मुकदमा लगवा देते हैं। हाँ सर, बीच में चीज़ें निकल के आई, बहुत सारी देखी थी। उनका काम है, वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। मुझे तो इन चीज़ों, मैं सिर्फ अपना काम देखता हूँ। मुझे इलाके के लोगों ने चुनकर चुनाव जिताया है, उन्होंने वोट दिया है। 4-4, 3-3, 5-5 घंटे लाइनों में खड़े होकर मेरी माँ, बहनें, बेटियों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे साथियों ने मुझे वोट किया। मैंने कभी ये नहीं माना कि मैं एमएलए बना। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे इलाके का हर वो इंसान जो इस इलाके में रहता है वो मेरा एमएलए है और मैं उसका एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। सर, आपने आम आदमी पार्टी के निगम प्रत्याशी को सपोर्ट किया, आपकी निगम सीट नहीं बचा पाए आप यहाँ पे। 100% हम नहीं बचा पाए, लेकिन इसका श्रेय किसी को नहीं जाता। इसका श्रेय हार का सिर्फ मेरे सर पर है। कोई ना कोई खामी मुझसे इस 1 साल में रही होगी। देखिए, 1 साल जब मैं इलेक्शन जीत कर आया तो तुरंत दिल्ली में दंगे हो गए। उसके बाद में फिर कोरोना जैसी महामारी आई, पूरे साल काम नहीं कर पाए। कोई ना कोई कमी मुझसे हुई होगी अपनी जनता के लिए, जो मैं ये चुनाव हारा। तो चुनाव मैं ही हारा हूँ और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेता हूँ। सर, इन तो दिल्ली में कांग्रेस की वापसी हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हर आदमी को अपनी सोच को सोचने का हक है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की वापसी होती तो 4 सीटों पर जमानत जब्त न कराते। यहाँ कांग्रेस को वोट नहीं मिला है। यहाँ तो लोग मुझसे नाराज थे। किस बात पर थे मैं भी नहीं समझ। सर, लोगों ने कहा कि युवा चेहरे को वोट दिया है हमने। हाँ, चलिए, बस एक युवा चेहरा समझ, जो भी समझिए। बहरहाल ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की वापसी हुई है। लोगों ने हमारे से अलग किसी को वोट देना चाहा और दिया। वो कोई भी होता तो जीत जाता, लेकिन हम सर कोई भी में तो बीजेपी के कैंडिडेट थे, 105 वोट थे उनके। बीजेपी को ये 100% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो बीजेपी का जीतना नामुमकिन है यहाँ पर। जी साहब के पास दे दिए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो मुख्यमंत्री जी ने 1 दिन का धरना किया, उसके बाद शांत बैठ गए। ये मूक सहमति तो नहीं है? देखिए, आप मीडिया बंधु हो और आपके बारे में एक चर्चा है कि आप हमेशा भाजपा के साथ रहते हो और उनके लिए काम करते हो, लेकिन हमें इससे भी कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी निराश हो गई है दिल्ली से पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी ने जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 100 से ज़ायद अपने MP, 52 अपने मिनिस्टर्स और 13 स्टेटों के मुख्यमंत्री दिल्ली के चुनाव में उतार दिए। एक इलेक्शन गुजरात में होता है जो भाजपा का गढ़ है। सूरत के अंदर हम अपने 40 कैंडिडेट उतारते हैं और 40 में से 37 सीटें जीतकर। सर मैं रोकना चाहूँगा, आपने गुजरात की बात करी, 23 सीटें थी वहाँ पे। तो मैंने बीजेपी के कुछ लोगों से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था इसलिए उनको वोट मिली है। नहीं, पहले भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। वो तो पहले भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा, लेकिन वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं था। मैं सूरत की बात कर रहा हूँ और 40 में से 37 सीटें हम जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिस पे कि अमल किया गया, परंतु लोगों का कहना है असंवैधानिक रूप से बीजेपी एक बिल लेकर आ गई है, क्योंकि वहाँ नहीं चली इसलिए बिल लेकर आ गई है कि जिससे कि इनके अधिकार छीने जा सके और जनता के अंदर इनकी। अब सर क्या कहेंगे, क्या हो? तो आप ही ने कह दिया असंवैधानिक तरीके से। सर लोग कह रहे हैं कि असंवैधानिक, क्योंकि कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी है, कांग्रेस की भी अभी ट्वीट आ रहे हैं कि ये असंवैधानिक तरीका, जबकि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में नहीं है। देखिए, असंवैधानिक तरीके से वो बिल को लेकर के आए हैं और दिल्ली की जनता बाखूबी इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जोर ज़बरदस्ती दिखाकर अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल करके दिल्ली की सरकार के कामों को रोकना चाहती है। और जनता के प्रति जो प्यार अरविंद केजरीवाल जी के दिल में है वो कहीं कम नहीं होने वाला है, जनता बाखूबी जानती है। सर यही तो कांग्रेस का कहना है कि आपने मूक समर्थन दे दिया उनके बिल को, कोई विद्रोह नहीं करा। एक दिन आप खड़े हुए जंतर मंतर पर सारे निगम पार्षद विधायकों के लेकर, उसके बाद आप चुप्पी साध गए। तो कैसे होंगे काम फिर जनता के? क्योंकि LG साहब ने फाइल अगर रोक ली है तो आप क्या वादे करेंगे जनता से कि LG साहब ने फाइल रोक ली है, नहीं कर पा रहे हैं, क्या करेंगे? हमारी कोई फाइल अभी तक नहीं रुकी है। अभी कोई फाइल जाएगी हमारी रोकेंगे तो हम उन्हें जवाब देना भी जानते हैं और अपनी फाइल को कराना भी बाखूबी जानते हैं। जनता के लिए लड़ना जानते हैं क्या? 100%। जिस जनता ने हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर आस्था रखी है, उसमें भरोसा किया है और
5 साल के लिए सरकार बनाई है। दिल्ली की सरकार ही रहेगी। ये देश में आज़ादी है और जनता को अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, अपना मुख्यमंत्री चुनने का। दिल्ली की जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक राशन योजना निकाली कि हम घर घर मुख्यमंत्री राशन योजना स्टार्ट करने वाले हैं, पर वहाँ पे भी केंद्र सरकार की ओर से चिट्ठी आती है कि आप इसको नाम नहीं दे सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहाँ भी सरेंडर कर दिया कि कोई बात नहीं, नाम नहीं देंगे लेकिन काम जरूर करेंगे। दरअसल देखिए, उन्होंने एक अड़ंगा लगाया कि आप मुख्यमंत्री योजना नहीं रख सकते इसका नाम। हम नाम बदल के कहा, हमें नाम की नहीं, हमें काम की होड़ है। हम जनता के लिए, आवाम के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए काम करना चाहते हैं, नाम नहीं करना चाहते, तो हम नाम बदल के भेज देंगे। कौन सी दिक्कत की बात? ठीक है, जनता के लिए काम करना है, राशन तो दे के रहेंगे, नाम हो या ना हो। दुनिया जानती है कौन दे रहा है, दिल्ली सरकार दे रही है, दिल्ली की जनता को दे रही है। काम करने में तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे लड़ना पड़े या पैर पकड़ने पड़े। मुख्यमंत्री का दावा है, उन्होंने बोला है अभी कि हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे जनता के हितों में। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जनता आपको निगम के अंदर क्यों चुने? क्योंकि जनता कह रही है कि भाई निगम में सील करी थी, अभी चालान कटे थे, ये सब कटे थे, तो आप क्या ऐसा लेना मतलब उनके ऊपर जो अभी जुर्माने लगे हुए हैं, हाउस टैक्स से रुके हुए हैं, उनके लिए नोटिस आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? नोटिस माफ़ करेंगे, हाउस टैक्स माफ़ करेंगे? क्योंकि आपकी सरकार तो फ्री के थोड़ा जाना जाती है, तो लोगों की उम्मीद है कि क्या फ्री देने वाले निगम के अंदर आप? नहीं, देखिए, फ्री के लिए नहीं जाने जाते, ये आप लोगों ने सोच बना ली है। हम जनता का पैसा जनता को हमारे मुख्यमंत्री वापस कर देते हैं। पहले की सरकारों में क्या होता था कि घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार अफसर और भ्रष्टाचार नेताओं के बीच बंदरबांट होती थी। वो बंदरबांट मेरे मुख्यमंत्री ने रोक दी, वो भ्रष्टाचार को रोक दिया। वो पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, वो पैसा जो रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ता था, जो रिश्वतखोर अफसर और रिश्वतखोर नेता उस पैसे को, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को खा जाते थे, उसको रोक दिया और उसको जनता को वापस कर दिया किसी भी रूप में। चाहे वो सीसीटीवी कैमरे लगवाने हो, चाहे वो पेंशन का डबल करना हो, तीर्थ यात्रा का बुजुर्गों को कराना हो, चाहे वो जो है महिलाओं का बस के सफ़र का फ्री करना हो। सर एक मिनट रोकना चाहूँगा, मुझे लग रहा है कि अभी एक बात उछल रही है, एक आ रही है सामने कि आप पुरुषों के लिए भी बस फ्री करना चाह रहे हैं। देखिए, जब हो जाएगी तो सबके सामने आ जाएगी। और कह रहे हैं सब लोग कि अभी महिला करी थी फिर पुरुष करेंगे। देखिए, हमारे पास हम जितना पैसा, आप एक चीज़ देखिए, हमने जिन सरकारों ने लोगों से पैसे वसूले, जिन सरकारों ने पानी के बड़े बड़े बिल वसूले, जिन सरकारों ने बिजली के बिल बड़े बड़े वसूले, जिन सरकारों ने कभी बहनों, माओं का, बेटियों का ख्याल नहीं करा, जिन सरकारों ने उन बुजुर्गों का, यतीमों का, उन बेवाओं का, उन विकलांगों का, उन बुजुर्गों का ख्याल नहीं करा, जिन सरकारों ने किसी एक्सीडेंट हो जाता था सड़कों पर उनका ख्याल नहीं करा, उन सरकारों के राज में आप देख लीजिए मात्र 28,000 करोड़ रुपए का बजट था दिल्ली में। आज दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार तमाम सहूलतें अपने लोगों को दे रही है, चाहे वो पानी का फ्री देना हो, बिजली का फ्री देना हो, बसों का फ्री करना हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा फ्री करनी हो, चाहे एक्सीडेंटल पे फरिश्ते स्कीम में फ्री इलाज कराना। सर आपके ही क्षेत्र के विधायक और पूर्व में रहे लोग, नेता कहते हैं कि ऐसे फ्री पानी का क्या करना जो गंदा आ रहा हो। नहीं, आप बात सुनिए, गंदा पानी कभी नहीं आता। आप इस पर मैं बात करूंगा आपसे, पहले आपकी एक बात का जवाब जी दीजिए। आपने जो कहा, तो आज उसी दिल्ली की सरकार ने तमाम चीज़ें लोगों को सहूलत देने के बाद 69,000 करोड़ रुपए का बिल पेश किया विधानसभा के अंदर। 28,000 करोड़ से बढ़ाकर, यानी कि हमने उस बिल को लगभग 2.25 गुना कर दिया, उस कमाई को 2.25 गुना कैसे कर दिया? तमाम चीज़ें तो दिल्ली की सरकार ने फ्री दे दी, मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ें दिल्ली के लोगों को फ्री दे दी। वो कैसे दे पाए? कि दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई जो भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर खा जाया करते थे, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस पर रोक लगा दी। अपना शिकंजा इतना तकड़ा कस दिया नेताओं पर भी और भ्रष्ट अफसरों पर भी कि कोई घूसखोरी का सवाल ही नहीं होता। तो वो तमाम पैसा जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था, वो जनता को वापस कर दिया। अब्दुल रहमान जी ने बहुत प्रश्नों का जवाब दिया और बोल रहे हैं कि सहूलतें जारी रहेंगी, कितनी भी बाधाएं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं,
कदम बढ़ाकर चलना होगा कि सुविधाएं सारी जारी हैं। सर एक सुविधा जारी नहीं है कि नई पेंशन नहीं बन रही, वृद्धावस्था पेंशन योजना, वो क्यों ठंडे बस्ते में है? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं है। आप देखिए, एक चीज़ है कि बहुत इंक्वायरी चल रही है। कई जगहों पर ऐसा पूरी दिल्ली में देखने को मिला जहां एक व्यक्ति की दो पेंशनें हैं। बहुत सारे व्यक्ति इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन पेंशन अभी भी जारी है। उसकी इंक्वायरी चल रही है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी और पेंशनें भी खोल दी जाएंगी। सर 4 साल हो गए। हाँ, नहीं, इंक्वायरी में थोड़ी सी बाधा आई है। आप देखते हैं राशन कार्ड के ऊपर भी यही हुआ था कि राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। कंप्लीट तौर पर राशन कार्ड हर राशन के एफएसओ के ऑफिस से बन रहे हैं। राशन कार्ड पर क्षेत्र की जनता आपसे संपर्क करे इन विषयों को लेकर तो कैसे कर सकती है? 100% जिसका राशन नहीं बन रहा हो हमारे पास आ जाए, राशन कार्ड हम बनवा देंगे। और सर ऐसा कोई नंबर नहीं जारी कर सकते कि जिस पे लोग आपसे संपर्क कर सकें, या आपके पास आना ही पड़ेगा? 100% नंबर हमारा टोल फ्री है। लेकिन आप एक बात समझिए कि राशन कार्ड अगर किसी को अप्लाई करना तो उसे फॉर्म भरना होगा, वो टेलीफोन पर नहीं हो सकता। ऑनलाइन है सुविधा सर? हाँ, 1076 पे सुविधा है। 1076 पे वो कॉल करके अपना फॉर्म भर दे। जनता के लिए बहुत सुविधाजनक बात है। अब्दुल रहमान जी विधायक हैं सीलमपुर के, बोल रहे हैं कि यदि आपको राशन कार्ड संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, इनके कार्यालय भी आ सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। आपने एक सवाल किया था, वो जी जी, आपने निगम जी प्लीज मुझसे पूछा था क्यों जनता आपको निगम में वोट करे। देखिए, जब हम 2017 में निगम लड़े तो 2017 में हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि हम पूरी तरह से डोमेस्टिक हाउस टैक्स को माफ़ कर देंगे। और जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखिएगा उसमें जनहित की, जनता की सुविधा की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे मैनिफेस्टो में आएंगी, जो हम जनता का। और दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो ही नहीं करते बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि बिजली हाफ और पानी माफ़ करेंगे, पानी भी माफ़ कर दिया और बिजली भी पूरी तरह से 200 यूनिट माफ़ कर दिए और 400 यूनिट पर 200 यूनिट फ्री कर दिए। सर आप इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि निगम के अंदर आप हाउस टैक्स माफ़ करेंगे? देखिए, मैनिफेस्टो आएगा तो आप भी पढ़ लेंगे, पूरी मीडिया पढ़ लेगी। सर चर्चा में तो रहता होगा ना, आप जब विधानसभा में मिलते हैं। मैंने आपसे कहा जब हम 2017 का निगम लड़े तो हमारे मैनिफेस्टो में था। आने वाले मैनिफेस्टो में मेरे नेता, मेरे उच्च नेतृत्व क्या क्या स्कीमें लेकर के आता है। लेकिन इतना तय है कि जो स्कीमें, जो मैनिफेस्टो हमारा आएगा, दिल्ली की आवाम और दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वही नहीं करते बल्कि उससे बढ़ चढ़ कर करते हैं। अन्य लोग जो हैं पार्टी में, अन्य प्रदेशों में बात चल रही है फ्री की, आपके जो विपक्षी दल हैं वो भी फ्री की बात कर रहे हैं, तो आपके ही कदमों पर चलने लगे। वो तो छोटा राज्य दिल्ली है, हम तो चाहते हैं पूरे भारत की आवाम को सुख सुविधाएं भोगने का हक है, वो भोग सकते हैं। तमाम सरकारें हमारे उस पर चले, हम तो चाहते हैं आप चलिए। आप हम पर ब्लेम करने के बजाय, आप हमारे कामों में रोक लगाने के बजाय, आप कभी कहते हैं एलजी को अधिकार दे देंगे, एलजी ही सरकार होगा। अरे एलजी सरकार कैसे हो सकता है भाई? तमाम प्रदेशों में तो गवर्नर सरकार नहीं है, सरकार चुनी हुई सरकार। सर एक्चुअली दिल्ली प्रदेश उपराज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें अधिकतर एलजी की चलती है। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री जी भी हैं, कुछ अधिकार मुख्यमंत्री जी के पास। सरकार तो मुख्यमंत्री ही कहलाएंगे ना, सरकार तो मुख्यमंत्री कहलाएंगे। बेशक एलजी की चलेगी, लेकिन एलजी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे चुकी है। और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को भी तोड़ना मरोड़ना तो मैं समझता हूँ यह असंवैधानिक है और यह गैर कानूनी तरीके से अपनी मनमानी करके इस बिल को लाया गया। और अरविंद केजरीवाल जी जो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, वो जब किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि मुझे अपनी आवाम को ये सहूलत पहुंचानी है तो वो पहुंचा करके रहते हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा पहुंचाते हैं। दिल्ली की आवाम इस बात पर यकीन भी रखती है और इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो कह दिया वो होके रहेगा। और निगम के लिए जो भी मैनिफेस्टो आएगा 100% उसे करके दिखाएगी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए इस बार बहुत हो चुका अत्याचार, अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार।
आम आदमी पार्टी की सरकार। जी हाँ, दावा कर रहे हैं अब्दुल रहमान, सीलमपुर के विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, और दावा ये कर रहे हैं कि निगम के अंदर भी कुछ अच्छा लेके आएंगे। सर, आपकी जनता, आपने बताया कि थोड़ी सी नाराज है, तो उसे कैसे मनाएंगे आप? नहीं, वो मेरे से नाराजगी हो सकती है, पर्सनली मेरा परिवार है। मेरे विधानसभा में ये वार्ड जो है ये मेरा परिवार है, और परिवार में कई बार नाराज़गी हो जाती हैं। मुझसे कुछ नाराज़गी रही होंगी, मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके बीच में हूँ, मुझसे बातें भी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो थी नाराज़गी दूर हो चुकी है। नाराज़गी दूर होती रहेंगी। 8-10 महीने हैं, लग रहा है बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, ये भी अन्य लोग भी लगे हुए हैं। वो तो 2022 ही बताएगा। जैसे कि मैंने ज़ुबैर अहमद का भी इंटरव्यू करा था, वही बताया था कि 3 तारीख बताएगी। जनता ने बता दिया जो मन में था। छोटे निगम के चुनाव होते हैं, चेहरे पे लड़े जाते हैं। थोड़ा देखते हैं 2022 में MCD किसको पसंद करती है दिल्ली की। लेकिन हाँ, एक बात कहने की ज़रूरी है कि दिल्ली में LG साहब के पास कुछ अधिकार दे दिए गए हैं। यहाँ थोड़ी मशक्क़त की लड़ाई है कि केजरीवाल सरकार ने बोला है कि हम मिलकर काम करेंगे, ठीक है, हमें जनता के लिए हम काम करना है, हम सब कुछ सह लेंगे। एक मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहा है। अब्दुल रहमान जी से बातें हुई, जैसे कि देखा अग्रेसिव स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो वो कब निकलता है साहब आपका अग्रेसिव स्वभाव? पता नहीं किसके लिए अग्रेसिव भाई साहब लोग। सीलमपुर के विधायक, जैसे मैंने बताया कि सभी प्रश्नों का बेबाक उत्तर दे रहे थे, और दिल्ली की सरकार पे जो अभी कल बिल पास हुआ था परसों, तो उसके ऊपर भी इन्होंने बताया कि देखते हैं, जनता के लिए काम करेंगे, लड़के झगड़ के या पैर पकड़ के, जैसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कुछ कुछ जो अटकलें चल रही थी कि हाउस टैक्स फ्री करने वाली बातें स्पष्ट तो नहीं किया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इशारा दिया है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वाले को सुविधा लाने वाली है कि जिससे कि दिल्ली वाले उनको वोट करें। मैं जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया से कैमरामैन शिव कुमार के साथ, उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र, विधानसभा सीलमपुर, आपकी बात जनता तक।